अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। मेरे आज तीन बड़े अहम मेहमान जनाब साकिब बशीर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं और साइफ़र केस के हवाले से और जो बगावत के मुकदमात हैं उनसे मुतल्लिक़ इनसे बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हसनात मलिक, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बड़ा अहम एक फ़ैसला दिया है, उससे मुतल्लिक़ बात करेंगे। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से जनाब इमरान शफ़क़त साहब ने। और इमरान शफ़क़त साहब ख़ुद अमेरिका से अभी कुछ ही दिनों पहले वापस पाकिस्तान पहुँचे हैं। इमरान शफ़क़त साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करें। आप अमेरिका से आ गए, मगर मियाँ साहब जो हैं वो अब 21 अक्टूबर की तारीख़ के सब मुंतज़र हैं, तो किस किस्म की लाहौर में तैयारियाँ हो रही हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, और क्या वाकई लोग निकल आएंगे? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इम्तहान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और उसके साथ जो जिनके स्टेक्स पाकिस्तान की सियासत से जुड़े हुए हैं उनका भी जो वो कह लें कि वो बैंक कर रहे हैं, बेसिकली तकिया कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा जो भी चैलेंज है इसको वो कितनी कामयाबी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मीट करती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी तैयारियां बड़ी जिसको हम कहते हैं कि बड़े तरीके के साथ वो कर रही है, लेकिन लाहौर में जिसको आप कहें कि सड़कों चौराहों के ऊपर कोई जोशो खरोश ये हो गया जिस तरह कोई ईद का समा है या कोई बहुत ज्यादा बलबला है, ऐसी सूरत हाल तो देखने में पूरी ईमानदारी के साथ बात की जाए तो वो कोई नहीं है। हाँ, ये है कि जो MPA MNA हजरात हैं उनको इन्होंने टारगेट्स इस तरह के दिए हुए हैं, और ये सियासी लोगों की मजबूरी होती है कि उन्होंने वो टारगेट्स को अचीव करना होता है, वरना उनका जो अगला इलेक्शन होता है वो उसकी टिकट खतरे में पड़ जाती है। तो कुछ इलेक्टेबल्स हैं और कुछ जो हैं वो क्योंकि लाहौर की तंजीम जो है, मैं कम से कम लाहौर की सतह के ऊपर बात करता हूँ, लाहौर की तंजीम जो है वो शरीफ फैमिली के अंदर की जो लड़ाई है उसका जो आप कह ले रिफ्लेक्शन जो है वो लाहौर की तंजीम आपको पता ही नहीं कि है कि भी नहीं है। अगर है तो वो इनएक्टिव है। तो या कम से कम मैं लाहौर का में काम करने वाला सहाफ़ी हूँ, मुझे उनकी लाहौर की जो तंजीम है वो खोखर साहब हैं, बस उनके अलावा और किसी का नहीं पता वो कितने एक्टिव हैं, किस तरह से एक्टिव हैं, उनकी तंजीम किस तरह से किस UC तक लेवल के ऊपर काम कर रही है, कोई नहीं पता। तो बहरहाल ये जो काम हो रहा है 180H के ऊपर, वहाँ पर दिन रात जो है वो मीटिंग्स जारी हैं, लोगों के साथ राब्ते जारी हैं, वो लोगों को डिविजन्स जो हैं वो पाकिस्तान की सतह तक वो हमें जिस तरह खबरों से मालूम होता है, मैंने कुछ पता भी किया है कि लोगों को डिविजन्स दी गई हुई हैं, फिर डिविजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स दी गई हैं। तो और मोटरसाइकिल देने का भी कोई वादे किया गया है, मोटरसाइकिलें बांटने का भी? नहीं, आप मोटरसाइकिल देखें कि आप तो मोटरसाइकिल तक रुक गए हैं, यहाँ पर जन्नत के टिकट मिले हैं। अच्छा। असदुर रहमान साहब ने जन्नत का टिकट जो है वो कह दिया कि जी कि जो लाहौर जलसे में जाएगा, जो यहाँ पे आ गए हैं वो भी, और जो लाहौर के जलसे में जाएगा उसको भी जन्नत जो है वो पक्की है, कंफर्म है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है जो नहीं आएगा उसको जहन्नम का टिकट दिया जाएगा? ये उन्होंने नहीं कहा, जो उन्होंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उस लेवल का शो नहीं कर पाती तो फिर प्लान A है, साथ में प्लान B भी कुछ सुनने में आ रहा है। वैसे भी लाहौर के जलसे का टाइम ऐसा है कि वो रात का टाइम होगा, और लोग जितने भी हों आपको पता है लाइटें इतनी लगी होगी कि लोग लाखों करोड़ों में नजर आएंगे। ये जो टेक्निक है जलसा करने की, ये नई रवायत जो डल गई है, ये बेसिकली इसका जो अजर और सवाब है या गुनाह है सारे का सारा वो चेयरमैन PTI के ऊपर है। उन्होंने जो है वो नई जहतें दी हैं इस अवामी सियासत को, और ये उनको क्रेडिट जाता है कि अंधेरे में किस तरह, और जिस तरह प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप ARY की लाइटिंग का जिक्र कर रहे थे, तो वो उनको लाइट्स के साथ खेलना बहुत अच्छा आता है, ये सारे बाकी उनको कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं मीनारे पाकिस्तान पे भी कोई तैयारियां हो रही हैं? चक्कर तो बड़े लग रहे हैं इनकी पार्टी के लोगों के, और वो उन्होंने जो अपने चेहरे के ऊपर जो तासुर आता है वो भी बहुत संजीदा काम वाले बनाए हुए हैं। अगर आपकी किसी से मुलाकात हो जाए तो थकावट के आसार चेहरों के ऊपर दिखाई भी देते हैं, जिनके ऊपर ना आ रहे हों वो रोने वाला मुंह बना लेते हैं, तो बहुत काम कर रहे हैं हम।
तो चल रहा है काम, शुगल अच्छा लगा हुआ है। शुगल अच्छा लगा हुआ है। तो साकिब बशीर साहब, ये नवाज शरीफ साहब के साथ कहीं एयरपोर्ट पे तो कोई शुगल नहीं लग जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी और सरेंडर तो उन्होंने करना है, तो कानूनी महाज के ऊपर नवाज शरीफ की वापसी की क्या तैयारियां हो रही हैं? वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे या लाहौर में लैंड करेंगे, क्या मालूमात? हमारे जो ज़राए हैं, जो नवाज शरीफ साहब की जो लीगल टीम है, उन्होंने एक पिटीशन जो है वो तैयार कर ली है, उसका मसवदा तैयार कर लिया है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल दायर होने का इम्कान है। उसमें जो ग्राउंड्स ली गई हैं वो माजी में कुछ इश्तिहारी जो मुल्ज़मान थे बैरून मुल्क थे, तो वो वापस आए, तो उनमें जो ऑर्डर्स हुए हैं वही आलमोस्ट जो है वो ग्राउंड्स ली गई हैं। शर्जील इनाम मेमन है, 2-3 और केसेस हैं जहाँ पे कामरान कियानी हैं, कामरान कियानी हैं। तो ये केसेस ऐसे थे, ये सारे अंडर ट्रायल थे, मुल्ज़म थे, कॉन्विक्ट नहीं थे। इनमें थोड़ा सा फ़र्क ये है, तो उनमें तरीकाकार तो ये होता रहा है कि जिसने भी बाहर से आना होता है वो पिटीशन फाइल करता है, साथ अपना वापसी का जो टिकट है, एयर टिकट, वो साथ लगाता है कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ उस पर मैं आ रहा हूँ, तो मुझे एयरपोर्ट से लेकर अदालत तक प्रोटेक्शन चाहिए कि पुलिस गिरफ्तार ना करे। तो वो इनिशियली प्रोटेक्शन दी जाती है, फिर वो अदालत में आता है मुल्ज़म, वो सरेंडर करता है, वहाँ पे फिर हिफाजती ज़मानत वो दायर करते रहे हैं। माजी में तो ये तरीकाकार रहा है, लेकिन वो मुल्ज़िम थे तो ये कॉन्विक्ट है, तो ये एक थोड़ा सा फ़र्क होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह खबरें आ रही हैं कि वो दायरी होगी, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल नहीं होगी बल्कि सज़ा मुअत्तली होगी, सज़ा सस्पेंड होगी और उसी की बुनियाद पर उनको अबूरी ज़मानत जो है वो मिल सकती है। अब वो किस तरह मिलेगी, क्या स्ट्रेटजी है उनके पास, क्या ग्राउंड्स हैं, क्योंकि जब नवाज शरीफ बाहर गए थे और जब वापस आ रहे हैं तो दोनों में एक नई नज़ीर कायम होनी है कि इससे कबल कोई कॉन्विक्ट जो है वो बैरून मुल्क भी नहीं गया, तो अब वो इसी तरह वो वापस आ रहे हैं और इश्तिहारी हैं, तो वापस भी इस तरह कोई नहीं आया। सारे जो आए हैं वो मुल्ज़िम थे, उनके ट्रायल अभी होने थे, तो एक नई नज़ीर कायम होनी है। लेकिन उनको पहली प्रोटेक्शन जो है वो एयरपोर्ट से अदालत तक तो मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अदालत में उनको जो अबूरी ज़मानत है वो कैसे मिलेगी और वो कितने दिनों के लिए होगी अबूरी ज़मानत? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। वैसे रूटीन में तो ये होता है कि 7 से 14 दिन के लिए वो पहली जो अबूरी ज़मानत दे दी जाती है। इनिशली एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अदालत ये करे कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, एयरपोर्ट से अदालत आए, अदालत में अदालत जो है वो मुतलका जो नैब या जो भी इदारा है उसको बुलाकर अगले दिन या उनको सुन ले, इनिशियली सुन ले। तो अगर वो जब इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में नई मुखालफत करेंगे जो बज़ाहिर लग रहा है नैब वाले, तो फिर अदालत उनको 7 से 14 दिन की अबूरी ज़मानत देगी, फिर उनसे जवाब तलब करेगी नैब से, नैब आर्गू करेगा और उसके बाद इसी के साथ उनकी अपीलें भी रिस्टोर होंगी और उसके बाद वो अपीलें भी और ये मामला चलेगा। और इसके बाद फिर यहाँ से अबूरी ज़मानत लेके या सज़ा मुअत्तली का हुक्म लेके वो सीधा लाहौर मीनारे पाकिस्तान के जलसे में कौम से खिताब नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, वो तो फिर आज़ाद होंगे ना, जब बेल मिल जाएगी वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा हसनात मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट की क़यादत भी बदल गई है और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो लाहौर में आसमा जागीर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि एक वज़ीर आज़म को अपने बच्चे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने के ऊपर नाअहल कर दिया गया। ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपनी तकरीर में कहा था। तो ये जो ख्यालात हैं अगर मौजूदा चीफ जस्टिस के, तो क्या ये नवाज शरीफ साहब के लिए अहम हैं, उनके मुकदमात के लिए अहम हैं? क्या ये राय जो है ये इसका कुछ वज़न पड़ेगा ट्रायल कोर्ट्स के ऊपर? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि जो चेन ऑफ कमांड वहाँ सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आई है उसका असर नीचे तक जाएगा। और इस वक्त जो ड्राइविंग सीट पे सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वो पनामा जूरिस्प्रूडेंस, पनामा में जो कुछ हुआ उससे उनके सख्त इख्लाफ करते हैं और उसका उन्होंने ओपनली इस पर क्वेश्चन भी किया है। जस्टिस काजी फैसला नहीं है और जजेस भी हैं अभी। तो अब ये देखना है कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेन रेलेवेंट उनके लिए और लाहौर हाई कोर्ट है। तो बेसिकली नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रियासत उनको मेरा ख्याल है कि ला रही है। रियासत ने ही बाहर भेजा था, रियासत ने ही 2018 में उनको जो है वो नायल किया था और इमरान खान को एल किया था, क्योंकि साकिब निसार कहते थे कि वो जनरल बाजवा ने जो बताया था कि साकिब निसार ने कहा कि इसके पास तो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, अगर हमने नायल किया तो फिर इलेक्शन कौन वज़ीर आज़म बनेगा।
तो वो सारा कुछ रियासत नहीं किया था। तो अब मियाँ साहब जो हैं वो रियासत के घोड़े पे आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई परेशानी उनको वैसे भी नहीं होनी। सुप्रीम कोर्ट में जेन्युइनली भी एक ओपिनियन है कि जी जो पनामा में जो हुआ, तो दूसरा जब रियासत भी साथ हो तो कोई अदालतें जो हैं वो हर तरह जो है वो इस्तेमाल हुई हैं और इस दफ़ा भी जो है वो हो जाएंगी और कुछ क्रिटिसिज्म आएंगे, लेकिन अल्टीमेट जब आप नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेंगे तो अल्टीमेट आपको इमरान खान और पीटीआई को भी रिलीफ देना पड़ेगा, अदालतों पे बड़ा प्रेशर आएगा। ठीक है, ये प्रेशर यकीनन रियासत की तरफ से तो नहीं है, नहीं रियासत की तरफ से नहीं आएगा, लेकिन ये है कि ये ओवरऑल एक चीज़ आएगी जो एक जजेस की जी आप इनके साथ ये बर्ताव कर रहे हैं तो हमें भी तो थोड़ा बहुत तो कुछ करने हैं हमारे। ठीक है, थोड़ा बहुत से मुराद है थोड़ा बहुत। चलें अब नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल एयरपोर्ट पे कैसे होगा, मीनार पाकिस्तान पे कैसे होगा, अदालतों में कैसे होगा, ये तो एक अलग बात है, लेकिन इस इस्तकबाल और इस माहौल की तैयारी में और भी बहुत सारे अवामिल पेश फरमा है और उनमें मरीम नवाज़ जो एक सीनियर अहदेदार हैं मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने आज वफाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो ताजर नुमाइंदगान हैं उनसे भी मुलाकात की और इसके साथ ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें वाशिकाफ अल्फाज में कहा गया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग करने वालों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो सख्ती से जारी रहेगी। तो इस हवाले से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ताजरों की बड़ी अहमियत है और 2018 में जो तहरीक इंसाफ इंतखाबात में उसको सामने लाया गया था तो उसमें बड़े बड़े ताजरों और कारोबारी हलकों का भी बड़ा अहम किरदार था। अब जबकि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो नून लीग की सीनियर अहदेदार नायब सदर जो हैं मरीम नवाज़, उन्होंने आज वफाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं उन ताजरों के नुमाइंदों से मुलाकात की और आज ही के दिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया सामने आया है उसमें कहा गया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में तेज़ी आएगी। तो इमरान शफ़क़त साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो ताजर बरादरी है, जो कारोबारी हल्के हैं ख़ास तौर पर लाहौर में, वो नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए क्या कर सकते हैं और कितने अहम साबित होगी उनकी सपोर्ट? देखें, जो ताजर बरादरी रवायती तौर के ऊपर उनकी एक ही पार्टी होती है और वो पार्टी जाहिर है कि वो अपने आप को एसोसिएट किसी ताकतवर एक हल्के से करते हैं, वो जो कहते हैं वो कर देते हैं। एक दौर था जब ताकतवर पाकिस्तान के हल्कों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई और पार्टी नज़र नहीं आती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके मुखालिफ होती थी एक तरह से। तो या कह लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो उसको एक ख़ास सतह से आगे तक नहीं आने देना यानी था, यूँ कह लें। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा अच्छा लाइज़ान जो था वो ताजरों के साथ कर दिया गया था। अच्छा, इसकी लॉजिक ये दी जाती थी कि शरीफ फैमिली जो है वो चूंकि कारोबारी है तो कारोबारी जो हैं वो कारोबारियों को पसंद करते हैं, लेकिन ये लॉजिक बिल्कुल गलत थी क्योंकि फिर इमरान खान साहब जब आए तो उनके साथ जो था ताजरों ने जिस तरह करके उनको वेलकम किया, तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर सादा बात करूं कि ये बात जो थी कि वो ताजरों को पसंद करते हैं, कारोबारी लोग हैं कारोबारियों को पसंद करते हैं, वो गलत थी। ये कहीं और से ड्राइव किए जाते हैं, कहीं और से चलाए जाते हैं, कहीं और से ऑर्डर आते हैं और ये अपनी जॉब के ऊपर हैं। और तो इमरान शफ़क़त साहब, ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इमरान शफ़क़त साहब, ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने पर जोर दिया गया है, तो आप समझते हैं कि ये भी एक ताजर बरादरी और कारोबारी हलकों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग ना करें और अगर हो सके तो थोड़ा सा बदलते माहौल में अपना किरदार अदा करें जैसे इमरान खान के लिए किया था? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ताजरों को किसी भी सिलसिले में ब्लैकमेल करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको पता है कि ताकत का मरकज़ कहाँ पे है, उनको पता है कि पाकिस्तान में अगर आपने कारोबार करना है और तो फिर थानेदार के साथ आपकी बिल्कुल यस होनी चाहिए, टैक्स वालों के साथ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और ये सारे के सारे एग्जेक्टिव्स जो हैं वो ऑपरेट कहाँ से होते हैं,
ये भी उनको बड़ी अच्छी तरह पता है, बल्कि हमसे ज़्यादा अच्छी तरह पता है। तो वो मेरा ख्याल है कि उनको जो है वो इस चीज़ के साथ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे वो लगता है कि वो शायद कोई सीरियस एफर्ट हो रही है और उसके सीरियस एफर्ट के पीछे कोई बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं ना कि असूल पसंदी, कानून पसंदी नहीं है, वो शायद वक्त का तकाजा है कि अगर अब भी नहीं करेंगे चीज़ें ठीक तो शायद अच्छा ये एक अलग से बहस है कि ये चीज़ें ठीक हो रही हैं या ख़राब हो रही हैं, या ये चीज़ें ठीक करने का सही दुरुस्त तरीका है या नहीं है, ये एक अलग से बहस है। लेकिन बहरहाल एहसास ये मौजूद है कि चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं, और चीज़ें गड़बड़ जो हैं वो किन किन लोगों की वजह से हैं, ये हमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वफाकी वज़ीर दाखिला की, उसमें उन्होंने एक एतराफ़ किया था। जाहिर है कि वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, वो एतराफ़ जितना कर सकते थे वो कर लिया उन्होंने। हम सहाफ़ी हैं, हम उतना भी नहीं कर सकते, हम उनकी बात को दोहरा भी नहीं सकते। तो लिहाजा जो लाकानूनियत जिनके हाथों में है या होती है जिनके हाथों से, वो उनका पता है लोगों को, या उनको पता है जिनके हाथ में इस वक्त पावर है, तो उनको भी तंबीह है। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक मेहरबानी करे, इसके अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता। और क्विकली ये जो ईवान सदर एक बार फिर मुतहर्रक हो गया है, और ये खबरें हैं कि PTI ने ईवान सदर को मुज़ाकरात के लिए या मुसालियत के लिए किरदार अदा करने के लिए कहा है, ये कितना काबिल अमल है ये चीज़? देखें, मुसालियत वो जितनी कर सकते थे, जितनी कोशिश कर सकते थे, वो करके देख चुके हैं। वो जनरल बाजवा से लेके जनरल आसिम मुनीर साहब तक उन्होंने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब की सियासत, सॉरी मैं नाम ले गया, चेयरमैन PTI की जो सियासत है या उनका जो अंदाज़े सियासत था, वो उसने छोड़ा ही कुछ नहीं, पीछे मार्जिन कुछ रखा ही नहीं। तो जिन लोगों को उनकी बेसिकली तो इशू तो नलायकी का था या कैपेसिटी का था, कि उनको लगता था कि ये चीज़ें प्रॉपर डिलीवर नहीं हो सकी, हमसे गलती हो गई है, और ये शुरू में ही पता चल गया था उनको। तो अब मतलब मुझे नहीं लगता कि सदर ममलिकत जो हैं वो कोई किसी किस्म का कोई सियासी या मसालहती किरदार अदा कर सकते हैं। वो तो खुद जो है वो एक तरह से एक्सटेंशन के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है बहरहाल जी, अब ये मसालियाती किरदार जो है हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर अदालतें भी अपना एक किरदार अदा कर रही हैं नए माहौल में, नई ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में। इसहाक़ डार साहब का जो फ़ैसला कोई महफूज हुआ है एहतसाब अदालत में, वो भी 21 अक्टूबर को ही सुनाया जाना है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से। ये केस था क्या और क्या तवक्को की जा रही है? केस ये जो है वो आमदन से ज़ायद असासाजात का केस था, और इसहाक़ डार इसमें शुरू में इश्तिहारी थे। PDM की हुकूमत में जब वापस आए तो उन्होंने दोबारा ज़मानत कराई और उस पर बरीयत की दरख्वास्त उन्होंने दायर की। तो उसमें जो बरीयत की दरख्वास्त सुनी जज बशीर साहब ने, और उसके बाद उन्होंने ये केस दाखिल दफ्तर कर दिया। अब वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये आई कि जो वकील हैं इसहाक़ डार की, वो और इसहाक़ डार भी वो ये समझते हैं कि ये बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली अदालत ने। जज साहब ये कहते हैं कि हमने मंजूर नहीं की थी, दाखिल दफ्तर जो है वो कर दी थी। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि नैब तरमीम के हवाले से, तो उसमें जब ये रिपोर्ट हुआ कि इसहाक़ डार का केस भी खुल गया, तो इसहाक़ डार ने तरदीद की कि मैं तो बरी हो चुका हूँ। तो ये मामला आज वहाँ पे डिस्कशन रही, तो ये क्लियर हो गया कि इसहाक़ डार अभी बरी नहीं हुए। इसी पॉइंट पे अब उन्होंने आज उनके जो वकील हैं उन्होंने अदालत के सामने ये रखा कि हमें बरीयत की दरख्वास्त हमने दायर की थी, उस पर आर्गूमेंट्स भी हुए थे, उस पर अदालत जो है वो फैसला करे। अब 21 अक्टूबर को ये फैसला होगा कि इसमें इसहाक़ डार की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर होती है या केस ये खुलेगा और दोबारा आगे चलेगा। इस पे इस कानूनी नुक्ते पे जो है वो फैसला या फिर नए सिरे से आर्गूमेंट होने कि नहीं हो। और एक और अहम केस जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो साइफर का मुकदमा है, वो कहाँ तक पहुँचा है और कितना अहम है? वो साइफर का जो मुकदमा है वो हाई कोर्ट में अलग चल रहा है, और साइफर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट है वहाँ पे अलग चल रहा है। आज उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो ट्रायल कोर्ट में जेल जो समात हो रही है वो अडियाला जेल में, तो वहाँ पे वो 23 अक्टूबर तक मुलतवी हुई है। 23 अक्टूबर को अब जज साहब जो है वो उन्होंने कहा है कि 23 अक्टूबर को हम चार्ज फ्रेम कर देंगे। आज क्योंकि उनको जो केस की नकूल वगैरह है वो उनको नहीं मिली थी, तो इसलिए 23
तक गया है। और दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ जो चेयरमैन PTI हैं उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज है। साइफर मुकदमा इखराज की जो दरख्वास्त है इस पर फैसला महफूज है। साइफर का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज है। आज ही हुआ सारा? नहीं, ये फैसले कल जो है वो महफूज हुए थे, तो वो अब पता नहीं वो कब, अब ये नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद ही सुनाए जाएंगे। हाँ, वो 21 अक्टूबर को वापसी है उनकी, तो अब इंतजार है सबको कि वो कब ये फैसले आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने ये फैसले, लेकिन इन फैसलों से तो नवाज शरीफ की वापसी का तो कोई ताल्लुक नहीं होगा। असनाद मलिक साहब, आप क्या कहते हैं? वो लेवल प्लेइंग फील्ड में भी इसमें हो कि उनको दी जाए, और ताकि ये फैसले महफूज रहेंगे तो तभी लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हर एक की अपनी अपनी है। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम देखते हैं कि फैसले ज़्यादा महफूज ही रहते हैं। और महफूज हाथों में भी रहते हैं, वो इतनी जल्दी जो है वो अनाउंस नहीं होते। तो वैसे एक बात जो बहुत ज़्यादा हो रही है, और कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद एक कमेटी काम करना शुरू किया है, तो हाई कोर्ट में भी अब ये कमेटी बननी चाहिए, 3 जजेस कम अज़ कम हाई कोर्ट में, या जो एक डिसिप्लिन कमेटी होती है जैसे लाहौर हाई कोर्ट में 7 जजेस की है। अब ये नहीं मालूम कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 जज है डिसिप्लिन या 3 जजेस हैं। तो ये 3 जजेस जो हैं बैठ के कोई बनाएंगे बेंचेस की कंपोजिशन कम अज़ कम, और हाई कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में। और तब जो है ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जितने भी मुकदमात हैं वो सब चीफ जस्टिस आमिर फारूक अपने सामने लगा लेते हैं। जी बिल्कुल, वो जितने ये महज एक इत्तफाक है या क्या है? नहीं, वो जो मलिक साहब ने जिसकी निशानदेही की कि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो अपने इख्तियार को बार बार जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और कर सकते भी हैं, लेकिन जो शफाफियत जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में है इस तरह मेरा ख्याल है हाई कोर्ट्स में बाकी हाई कोर्ट्स में भी आनी चाहिए कि इस तरह का इख्तियार। लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं उन पर PTI जो है गाए बगाए कहती रही है कि हमारे केस किसी और बेंच में लगाए जाएं, लेकिन सारे केसेस इसी बेंच में लगते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बड़ा अहम फैसला एक सुप्रीम कोर्ट का आया है, और इस फैसले का बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं है 9 मई के वाक़े से, मगर यकीनी तौर पे जो मुकदमात दर्ज हुए हैं बगावत के और रियासत के ख़िलाफ़ जंग पर उकसाने के हवाले से, उस कानूनी नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला जो है दूररस नताइज का इस पे ये मरतब करेगा इन तमाम मुकदमात पे जो 9 मई के बाद दर्ज हुए थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस तारीखी फैसले की, इसको तारीखी ही कहना चाहिए, कि जिसमें 3 मुअज़्ज़ज़ जजों ने जस्टिस एजाज़ुल हसन की सरबराही में कायम ये बेंच था, और इस बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की लिखी इस जजमेंट पे दूसरे 2 जजों ने भी इत्तफाक किया है, और इस फैसले में कहा गया है कि जो पाकिस्तान पीनल कोड के जो दफ़े 121A, 124, 153A और 505 हैं, इनके तहत जो FIR'ें काटी जाती हैं, इसके लिए वफाकी हुकूमत की ऑथराइजेशन ज़रूरी होती है, और इस फैसले में कहा गया है वफाकी हुकूमत से मुराद वफाकी काबीना है। तो अब सवाल ये पैदा हो गया है कि आज तक जितने भी मुकदमात जो अभी भी ज़ेर समात हैं, या ट्रायल जिन पे हो रहा है, या चालान जमा हुआ है, या जो FIR'ें काटी गई हैं, क्या वफाकी काबीना की इजाज़त से ये सारे मुकदमात दर्ज हुए? और ख़ास तौर पे 9 मई के वाक़यात के बाद जो बड़ी तादाद में PTI के कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए और वो अभी भी चल रहे हैं, क्या वो भी वफाकी काबीना के हुकूमत की ऑथराइजेशन के साथ दर्ज हुए? तो इस फैसले में कहा गया है बेसिकली कि जो ARY के एक डायरेक्टर न्यूज़ थे अम्माद यूसुफ, उन पे ये इल्ज़ाम था कि शहबाज गिल का इंटरव्यू जो उन्होंने नशर किया, बुनियादी तौर पे उन्होंने शहबाज गिल के साथ मिल के बगावत पे उकसाया और रियासत के ख़िलाफ़ जंग पे आमादा करने की कोशिश की लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने अम्माद यूसुफ के ख़िलाफ़ मुकदमा क्वैश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, उनको इन तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया है, मगर सिर्फ अम्माद यूसुफ को बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जो भी FIR ऐसे दफात के साथ जिनका मैंने जिक्र किया वफाकी काबीना की इजाज़त के बगैर दर्ज होगी, वो गैर कानूनी होगी। तो इसके असरात तो ज़रूर होंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून अली अशफाक अहमद ने। अली अशफाक अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे मुकदमात पहले भी लड़े हैं बतौर वकील, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है आपने देख भी लिया होगा, इसके क्या असरात होंगे?
मतीउल्लाह जान साहब, बुनियादी तौर पर ये एक बहुत लैंडमार्क किस्म की जजमेंट है। इसमें एक तरह की नोयत की कुछ जजमेंट पहले सिंध हाई कोर्ट में और कुछ 2016 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपनी नोयत की ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जिसके बड़े ही कोई सीरियस इन अ गुड वे इसके संजीदा नोयत के इम्प्लीकेशंस होंगे उन तमाम मुकदमात पे जो कि ऑलरेडी रजिस्टर हुए हैं। और इस तरह के मुकदमात की तादाद जो साल 2022 और साल 2023 है पाकिस्तान की तारीख में, अगर आप 1947 से लेकर 2022 तक के मुकदमात देख लें, उनकी तादाद देख लें और लास्ट 1 ईयर के मुकदमात की तादाद देख लें, तो ये लास्ट 1 ईयर के मुकदमात डेफिनेटली जो है वो उस तादाद में ज्यादा है। तो इसकी बड़ी डिफरेंट किस्म की इम्प्लीकेशंस हैं। वो नजर ये आया है माजी में लास्ट 1 ईयर में FIR हुई है कि किसी भी एक FIR में ना ही FIR का हिस्सा उसके सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि those FIR were registered with the approval of the cabinet, either it was a federal government जो FIA के मुकदमात हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की जो फेडरल कैबिनेट की अप्रूवल से वो दर्ज हुए हैं, या जो सूबाई सतह पर मुख्तलिफ सूबों में मुकदमा दर्ज हुए हैं उनमें भी किसी भी FIR के मजमून में ये दर्ज नहीं है। और ना ही हमने आज तक ये पैटर्न देखा कि किसी भी एक FIR के साथ वो डॉक्यूमेंट साथ अटैच किया हो, रेफरेंस देना या डॉक्यूमेंट अटैच करना वो कंप्लीटली मिसिंग है उन FIR में जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल से हुआ हो। तो इस जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पर ये के कानून का असूल पहले से ये प्रोविजन थी, यानी कि सेक्शन 196 CRPC के तहत ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है इस तरह की नोटिस के मुकदमात के जो कि सिर्फ रियासत के खिलाफ जो है वो इस तरह की जो कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस जो आपने मेंशन किए हैं इनके लिए लाजमी है कि ये इस तरीके कार के बगैर, इसको बाईपास किए बगैर ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सकते। तो ये अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पूरे मुल्क की तमाम अदालतों पर, तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पर ये बाइंडिंग है। और अगर किसी अदालत ने इस तरह के केस की कॉग्निजेंस ले ली है या मुकदमा जो किसी पुलिस स्टेशन में किसी भी सूबे के या FIA की फेडरल जो एजेंसी है इसमें दर्ज हुआ है, ये तमाम के तमाम मुकदमात दो तरह से जो है वो काबिल इखराज होंगे। या तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑन इट्स ओन मोशन कानून की रोशनी में, या फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इशू करेगी अपने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को, उन पर अब ये फर्ज है कि इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करें। नहीं तो जितने भी अपना मुल्जिमान हैं उनके दिफा में जितने लॉयर्स हैं वो दौरान तफ्तीश या इवन कि वो अदालतों से रिव्यू करके भी क्वेश्चन की रेट फाइल करके इस असूल को लागू करते हुए ये मुकदमात इस कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस की हद तक जो है वो लाजमी तौर पर खारिज होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट अली इशफाक अहमद हमें राय दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से। हसनात मलिक, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में बड़ी ही कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन भी दी हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, और ये वो फैसला है कि जिससे जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस शाहिद वहीद दोनों ने इत्तफाक किया है, तो ये एक मुत्तफिक का फैसला है। ऑब्जर्वेशन जो दी हैं उनमें कहा गया है कि जो सियासी बुनियादों पे FIR काटी जाती हैं पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 196 के तहत, ज़्यादातर वो सियासतदानों, सियासी कारकुनों, सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के जो कारकुन हैं उनके अगेंस्ट जो काटी जाती हैं और उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ काटी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा है कि यकीन नहीं आता कि जो मुंतखब लोग हैं वो सियासी कारकुनों और इंसानी हकूक़ के लिए सरगर्म कारकुनों और सहाफ़ियों के सहाफ़ी जो हैं उन पे ऐसा इल्ज़ाम लगाएं कि ये रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलव्वस हो सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि ये जो शहरियों के ख़िलाफ़ इस तरह की फजूल किस्म के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, झूठे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये रियासत मुखालिफ हैं, इससे जो आइन की जो कमांड है, जो आइन की मंशा है और ख़ास तौर पे जो बुनियादी इंसानी हक हैं शहरियों के, वो बराह रास्त मुतासर होते हैं। और ये बोलने का हक है और मालूमात जानने का हक है, ये सारे बुनियादी हकूक़ जो है इससे मुतासर होते हैं। और फिर ये भी कहा गया है कि एक जमहूरी हुकूमत जो है वो लोगों की हुकूमत होती है और लोगों के साथ हुकूमत करती हैं, और इसलिए एक ऐसा बर्दाश्त का जो है मुआशरा और माहौल पैदा करना चाहिए ताकि सियासी और जो समाजी इंसाफ है वो दिया जा सके लोगों में। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हैं। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बज़ाहिर तो बड़ा ही ज़बरदस्त फैसला है, अपनी नौयत का पहला फैसला है, इसका फ़ायदा होगा उन लोगों को कि जिनके खिलाफ ऐसी FIR काटी गई हैं, और मुस्तकबिल में क्या सहाफ़ियों को और समाजी कारकुनों को और सियासतदानों को इस तरह की FIRों से जान छूट जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि इतना हो। बस ये है कि 2-3 दिन जो है वो अखबारों की खबरें लगेंगी
हम तबसरे करेंगे, इसके अलावा नहीं होगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो थी कि ये होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं, अदालतें जो है वो लेकिन केस ला तो बन गया है, ये नहीं, वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये शुरुआत जो है ये आप देखें तो 2018 से है, चाहे आप हैं इमरान शफकत साहब, ये आप सारे इस चीज़ के विक्टिम रहे हैं। तो जिस तरीके से जो है ये कानून सहाफ़ियों को के खिलाफ जो है FIR और उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किए गए मुख्तलिफ चीज़ों में, तो ये प्रेसिडेंट जो है इनके खात्मे के लिए कोई अथॉरिटेटिव जजमेंट ऐसी आए कि जो लोग माजी से अब तक जो इन्वॉल्व रहे हैं रिसेंट पास से अगर देखें तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों और एक बाकायदा उस तरह कोई मामला ये डेडरस बने। अदरवाइज ये एक नसीहतें हैं, इनको सुन लिया जाएगा, केस ला अच्छी मैं कहता हूँ कि मौजूदा हालात में जस्टिस बंदयाल साहब की बड़ी अच्छी काविश है और जस्टिस एजाज और जस्टिस काश 2018 से ऐसे फैसले जो माजी में भी इस तरह के काश बेंच बनते तो बेहतर होता। अच्छा, एनीवे चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला थे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो पीका के कवानीन के तहत इन्हीं इल्ज़ामात पे, इन्हीं दफात के तहत मुकदमात उनके सामने आए और वो चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला जो उस वक्त हाई कोर्ट के थे, वो उस वक्त भी उन्होंने अपने फैसलों में लिखा कि रियासत की इजाज़त के बगैर, और रियासत खुद शिकायत करंदा हो सकती है, कंप्लेनेंट हो सकती है, कोई आम शहरी नहीं हो सकता। तो उस वक्त भी तो बड़े स्ट्रॉन्ग फैसले आते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और हम कवर भी करते रहे। जी, बड़ा क्लियर जो व्यू था उनका, और उन दिनों FIA जो है वो इस किस्म के मुकदमात इस्लामाबाद की हद तक कम से कम रुक गई थी, कोई मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हो रहा था। लेकिन मसला ये है कि जो जज चला जाता है वो फैसले भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो साथ ही ले गया है। एक दो वाक़यात ऐसे हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, मोअज़्ज़ज़ जज हैं, उनकी जानिब से जो फैसले अतर मनिल्ला साहब के लिखे हुए थे उनको जो है वो कंसिडर नहीं किया गया। उनको जब बतौर वो जिस तरह पेश करते हैं कि प्रेसिडेंट, तो उन्होंने वो साइड पे रख दिए। एक बात, दूसरी बात ये है कि कुछ जो लोग हैं FIA से मुतल्लिका, तो जब अतर मनिल्ला थे तो वो इस किस्म के मुकदमात नहीं करते थे, तो बाद में करने शुरू किए। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। तो रोकने वाला कोई नहीं है, बहरहाल जब रोकने वाला कोई नहीं होता तो कोई ना कोई पैदा हो जाता है। सिर्फ तवक्को ये की जाती है कि जो रोकने वाला है वो आइन और कानून के मुताबिक रोके। रोक सको तो रोक लो, एक बार फिर तब्दीली आई है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।